पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पे कुछ होना चाहिए, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, आप हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करो। वो कहते हैं ये प्राइवेटली, यस वी अंडरस्टैंड एंड वी विल सपोर्ट यू इन आवर पर्सनल कैपेसिटी, बट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ as a MP, as a MLA, as a IPS officer, as a IAS officer, I cannot give any support to you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट गपशप विद मयंक। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मयंक सकूजा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सकूजा मीडिया ग्रुप। सो शोनी लास्ट 15 सालों से लीगल फील्ड में काम करते आ रहे हैं और वो एक मेंस राइट एक्टिविस्ट है और एक लीगल एडवाइजर भी है। सो शोनी प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज in cases like 498A, dowry, domestic violence and child custody, and he has been continuously working with the men who has been falsely accused. ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग होने वाला है एंड आई होप ये पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। If you like this podcast, do share your views in the comment section below. Now we welcome our guest for the day, Mr. Shoni Kapoor. नमस्कार सर, वेलकम टू गपशप विद मयंक। Thank you, Mayank. Thank you for inviting me here. कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया कैसा लगा हमारा सेट? अभी नया हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। बहुत ही बढ़िया लगा and I wish you all the luck in the world. May your channel succeed, podcasts, everything which you are doing. थैंक यू सो मच सर। सर बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी अपने? Like your father, I also come from a very small city, हिसार। तो हिसार में पढ़ाई की, उसके बाद बीकानेर में पढ़ाई की, फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की। जॉब के दौरान शादी हुई, बच्चा हुआ। फिर मेरे ऊपर मेरी बीवी से जो थोड़े बहुत झगड़े थे, उसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा कर दिया, विच इज़ 498A ऑफ IPC, जिसको डाउरी हरासमेंट भी कहते हैं। उस मुकदमे में मैं अरेस्ट हुआ, 4-5 दिन जेल में रह के आया। बहुत सारी छोटी छोटी उस समय कुछ ग्रुप्स बने हुए थे जो झूठे दहेज के मुकदमों के खिलाफ लड़ते थे, तो उनमें से एक ग्रुप को मैंने भी ज्वाइन कर लिया। एक नहीं, रादर मैंने 2-3 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया और अपने मुकदमे खुद लड़ना शुरू किया। तो पाया कि नॉलेज की बहुत कमी है मेंस राइट ग्रुप्स के अंदर, एक्टिविज्म ज़्यादा है, लीगल नॉलेज, लीगल अवेयरनेस कम है। किताबें पढ़ना शुरू किया, करते करते लॉ में इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद से बस ऐसे ही चल रहा है। आज की तारीख में मैं 2-3 लॉ फर्म से एसोसिएटेड हूँ, एक NGO से भी एसोसिएटेड हूँ। इसके अलावा मैं अपने प्राइवेट कंसल्टेंसी भी करता हूँ रिलेटेड टू मेंस राइट इश्यूज़, दहेज के मुकदमे, रेप के मुकदमे, मोलेस्टेशन के मुकदमे। एक नया कानून, अब तो नया नहीं रहा, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसके बारे में ड्राफ्टिंग, रिसर्च, ये सब चलता रहता है। एक छोटी सी मूवी भी, डॉक्यूमेंट्री भी प्रोड्यूस की, इंडिया सन्स। बस यही सब है। सर कॉलेज के बारे में बताइए, कौन से कॉलेज से आपने अपना लॉ किया? मैंने DU ज्वाइन किया था। तो DU के बाद आपने कुछ लाइक लॉ फर्म में कुछ जॉब वगैरह किया या फिर डायरेक्ट कंसल्टिंग में आ गए? सिर्फ कंसल्टिंग में आ गया, मैंने किसी लॉ फर्म में जॉब वगैरह नहीं किया। सर जैसे आप एक मेंस राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो ये जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, यही रीज़न था आपका एक मेंस राइट एक्टिविज्म में आने का, या फिर और भी कुछ रीजंस थे? बड़ी पुरानी कहावत है, जाके पैर ना फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो जब तक किसी के साथ कोई घटना घटती नहीं है, तो उसे उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है कि वो मैलिस, वो चीज़ें कितनी व्यथित करने वाली हैं। तो जब तक मेरे ऊपर ये मुकदमा नहीं हुआ था, तब तक मैं अखबारों में जब कभी ऐसी खबर पढ़ता था तो मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था। मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं अपने दादाजी को अखबार पढ़ के सुनाया करता था। 1985-86 में जब 498A के बारे में खबरें आती थी, जब ये कानून बना था, तो एक बार मेरे दादाजी ने ये कहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा
दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने क्या शब्द यूज़ किए थे मुझे वो तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कानून का बनना, क्योंकि इसका कभी ना कभी मिसयूज़ शुरू हो जाएगा। और वही 5-7 साल के अंदर ही डाउरी लॉज का मिसयूज़ होना शुरू हो गया। जब भी कोई स्त्री अपने परिवार में खुश नहीं थी तो उसके पास एक ही रिकोर्स था, पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करना कि मुझे दहेज के लिए तंग किया जाता है। और वो एक ऐसा समय था कि लड़की के कहने मात्र से पूरे परिवार को, जिसका भी नाम लिखवा दिया, जिसने शादी का लड्डू खाया कभी, उसका भी नाम अगर उसने लिखवा दिया तो उसे भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। वो दौर था 90 के आसपास का, जिसमें कि लोग 3-3, 6-6 महीने जो है जेल में रह के आते थे दहेज के झूठे मुकदमों में। खैर, आज की तारीख में स्थिति ये है, क्योंकि इसका इतना दुरुपयोग हुआ, इतना मिसयूज़ हुआ, कि उसके बाद वेरियस हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस आनी शुरू हुई। अवनीश कुमार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, और अभी उसने थोड़े दिन पहले रीट्रेट किया कि 498A के मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए एज लॉन्ग एज द हस्बैंड और द रिलेटिव्स दे आर ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन। इनफैक्ट ये 7 साल से नीचे के सभी क्राइम्स के लिए। सर 498A को क्या डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो आप? 498A में ना 2 हिस्से हैं। 498A कहता है whosoever being husband or relative of the husband treats the woman with cruelty shall be punished with a imprisonment of 3 years and shall be liable for fine. Cruelty for this section is defined as, there are 2 parts now. Now comes 2 parts. First part is that any act which can drive the woman towards suicide or cause a grave danger to life or limb of the woman or mental health of the health of the woman. That is one part. Or coercing the woman or any person related to her to meet an unlawful demand of property, जिसको लूजली we define as dowry. तो पहला जो है वो ऐसा कंडक्ट है जिससे कि एक स्त्री जो है वो जाके आत्महत्या करने का प्रयास करे, कोशिश करे, या उसके शरीर को, उसके किसी लिम्ब को, हाथ को, पैर को क्षति हो सकती हो, आँख को क्षति हो सकती हो, या उसके मानसिक हेल्थ पर दुष्प्रभाव पड़े। और दूसरा ये है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई चीज़ जो अदरवाइज दे नहीं थी, इलीगली मैं उससे डिमांड कर रहा हूँ, मैं गाड़ी मांग रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ, वो चीज़ जो है 498A के अंदर अपराध है। ऐसा मांगना अपराध है और इसके लिए सज़ा हो सकती है। ये अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टया जो स्त्री की कंप्लेंट है उसको सच मानते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। एफआईआर रजिस्टर करना कॉग्निजेबल क्राइम में पुलिस के लिए मैंडेटरी है। नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि इसमें बेल पुलिस वाला नहीं दे सकता है, इसमें कोर्ट ही बेल ग्रांट कर सकती है। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि एक बार अपराध जब लिख दिया जाता है, एक बार एफआईआर जो हो जाती है, उसके बाद स्त्री चाहे भी तो उसे विड्रॉ नहीं कर सकती है, उसे ख़त्म नहीं कर सकती है। इसको हालांकि नॉन कंपाउंडेबल है, पर नॉन कंपाउंडेबल अपराध भी ख़त्म होते हैं आपसी रजामंदी पर उसके लिए ना हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। तो ट्रायल कोर्ट जो है आपको बरी नहीं कर सकती है, इस वजह से कि लड़की जो है अब इस अपराध को आगे नहीं चलाना चाहती, इस मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहती। तो बेसिकली आपने बताया कि 2 पार्ट्स हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट, एक डाउरी का पार्ट। डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट नहीं कहूँगा मैं, डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी ब्रॉडर टर्म है। मैं कहूँगा कि कोई एक स्त्री और पुरुष के बीच में घर में झगड़ा होता है, वो 498 के अंदर अंतर्गत जो है उसकी सज़ा नहीं हो सकती। वो कृत्य ऐसा होना चाहिए कि वो लड़की को, औरत को, स्त्री को सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ प्रेरित करे। इस लेवल की क्रूएल्टी होनी चाहिए जिसके लिए 3 साल सजा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है अपने आप में एक क्वाजी सिविल, क्वाजी क्रिमिनल रेमेडी है, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज़ अलग अलग चीज़ों के लिए मिलती हैं। पर कृत्य जो है, जो एक्ट है, वो इतना संगीन होना चाहिए, इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए स्त्री को कि या तो उसके लाइफ और लिम्ब को नुकसान हो, जान को नुकसान हो,
अंग को नुकसान हो, अगर उसका टांग टूट जाती है, वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रताड़ना ज़्यादा है। तो ये छोटी मोटी डोमेस्टिक वायलेंस, नोक झोंक, किसी का एक थप्पड़ मार देना से अधिक कृत्य है, अधिक संगीन है। क्या इस 498 ए का अभी के टाइम पे मिसयूज़ किया जा रहा है? अभी नहीं, इसका हमेशा से ही दुरुपयोग होता रहा है। मैंने जब अपने केस में जजमेंट पढ़नी शुरू करी तो 1985 के अंदर ये कानून आया था, 1986 में स्टेट्स के अंदर इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। तो 1989 का एक जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसके अंदर बड़े स्पष्ट रूप से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि स्त्री इसका दुरुपयोग करती है और जिसका चाहे उसका नाम लिखवा देती है और पुलिस भी बिना सोचे समझे उस पर कार्रवाई करती है। और मेरे को लगता है कोई भी कानून आता है उसे हाई कोर्ट तक पहुंचने में 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। और ये 1989 में अगर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, और उसके बाद तो कंटिन्यूस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दे हैव बीन कंटिन्यूसली सेइंग दैट द लॉ हैज़ बीन मिसयूज्ड। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने इसको बेलेबल और कंपाउंडेबल बनाने की सलाह भी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशली दी थी। एक मालीमात कमीशन बना था जिसने इसको कंपाउंडेबल और बेलेबल बनाने की सलाह दी थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सलाह आज नहीं है, ये 2000 की सलाह है। आज 23 साल बाद भी वही स्थिति है, कानून मिसयूज़ हो रहा है, हर साल मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ एफआईआर पढ़ने के बाद तो बड़ा ही अजीब लगता है कि एक दिल्ली जैसे शहर में एक आदमी जो 4-5 करोड़ रुपए के मकान में रहता है, वो एक मारुति ऑल्टो की डिमांड करता है, वो एक होंडा सिटी की डिमांड करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी छोटी डिमांड कोई, और जिसके पास अपने पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो ऐसी छोटी डिमांड क्यों करेगा। एक एफआईआर मेरे को किसी ने भेजी थी बेंगलोर से, तो उसके अंदर कमाल क्या था कि लड़की ने 10,000 रुपये लड़के को ट्रांसफ़र किए हुए थे और पूरा केस जो है इसके आसपास घूमता था। तो उस लड़के का कहना था कि मैं अपने मुकदमे के लिए मर्सिडीज से उतरता हूँ और मेरी बीवी भी उसी मुकदमे के लिए स्कोडा से उतरती है, और हम जाकर बात करते हैं कि इसने मुझे 10,000 रुपये दहेज दिया। तो अगर इस तरह के, और ये मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी आदमी जो सही सोच समझ रखता है वो इस तरह के मुकदमों को एंटरटेन करता है। और ये मुकदमे 5-5, 7-7 साल चलते हैं, और 5-7 साल में भी सेटलमेंट होता है, डिसीजन नहीं आते हैं इसमें। 99% फैमिली डिस्प्यूट्स 498 के मैटर टेबल पे ख़त्म होते हैं। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि समझदारों के मुकदमे 6 महीने में ख़त्म होते हैं, बेवकूफ़ों के 6 साल में ख़त्म होते हैं। पर बेवकूफ़ एक साइड के बहुत हैं इसको 6 साल चलाने के लिए। दूसरा मेरा ये भी कहना है कि अगर ये कृत्य इतना संगीन है तो इसमें सेटलमेंट क्यों होने देती है सरकार, क्यों होने देते हैं कोर्ट्स, क्यों नहीं जिसने ये अपराध किया उसे सज़ा देते हैं। क्योंकि लड़की के पास सबूत नहीं है तो वो आ जाती है कि जी अब सेटल कर लेते हैं, या लड़का लड़की दोनों थक जाते हैं तो आ जाते हैं सेटल कर लेते हैं। आपने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इस दिल्ली शहर में इतने CAW सेल बने हुए हैं जिनका एक ही काम है मेडिएशन कराना, मेडिएशन कराना, मेडिएशन कराना। अरे इस पुलिस फोर्स का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। मेडिएशन कराने का काम मेडिएशन सेंटर्स बने हुए उनको दिया जा सकता है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब है, हम कहते हैं पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, फिर भी आप देखिए DCP रैंक से लेके नीचे तक कांस्टेबल तक बहुत सारे पुलिस फोर्स जो है सिर्फ इन मुकदमों में लगी हुई है। अरे बेटे तू मान जा, अरे तुमने अगर तलाक अभी ले लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे, वरना 6-6 साल मुकदमे पे धक्के खाओगे। और वही होता है कोर्टों में भी होने के बाद 6-6 साल, 5-5 साल चलने के बाद कोई कॉस्ट थोड़ा ना इम्पोज होती है लड़की मैटर सेटल करने के लिए। और यही सेटलमेंट तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। जब पैसे पे सेटलमेंट करना है आपने तो पहले दिन भी कर सकते थे। क्या किया आपने? 4-5 साल अपने भी खराब किए, 4-5 साल लड़के भी खराब किए, उसकी फैमिली के भी खराब किए। तो मैन अपने आप को 498A के मिसयूज से कैसे बचा सकते हैं? ये सवाल ना मेरे से हर दूसरे दिन पूछा जाता है कि मैं अपने आप को 498 से कैसे बचा सकता हूँ।
और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं कहता हूँ आप नहीं बचा सकते। अगर आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपकी स्त्री, आपकी जो भी बीवी जो है वो, अगर आप चाहती है, पत्नी चाहती है कि आपके खिलाफ मुकदमा दायर करे, तो कोई रास्ता नहीं है आप उससे बच सकें। उसको एक प्राथमिकी दर्ज करानी है, उसको एक एफआईआर दर्ज करानी है, उसे एक कंप्लेंट देनी है कि मेरे पति ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। उसे प्रताड़ना की डिटेल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका ये मात्र कह देना कि इसने कल मुझे थप्पड़ मारा था, ये कहकर कि तू दहेज में होंडा सिटी नहीं लाई, पर्याप्त है एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन हो भी नहीं सकता जब तक ये ऑफेंस कॉग्निजेबल रहेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो पुलिस की मजबूरी है कि अगर कंप्लेनेंट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज करो तो उसका मुकदमा दर्ज करना मजबूरी है। मुकदमा दर्ज करने के बाद तो वो जांच कर सकता है कि मुकदमा सच्चा है झूठा है, पर मुकदमा दर्ज करते समय तो वो जांच नहीं कर सकता। इसी के लिए CAW सेल बने, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बने, जिसमें मेडिएशन होती है। और इतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल हैं पूरी दिल्ली में, जगह जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-3, जिसके अंदर कम से कम नहीं तो 50 से 60 पुलिस वाले एक थाने में होंगे, जिनका काम ये है कि जो कंप्लेंट्स आ रही है उनको बिठाकर समझाना, सुबह से शाम तक, दो पक्षों को मीडिएट करना कि आप आपसी रजामंदी से या तो साथ रह लो या आपसी रजामंदी से तलाक ले लो। और अगर 10 मुकदमे वहाँ पे आते हैं, 10 इस तरह के मैटर्स आते हैं, तो 2 में एफआईआर दर्ज होती है, 8 वहीं सेटल हो जाते हैं। कुछ सर अपनी लॉ फर्म के बारे में बताइए। एक तो मेरी कोई लॉ फर्म नहीं है। मैं लॉ फर्म से अटैच्ड ज़रूर हूँ, मेरी कोई लॉ फर्म नहीं है। मैं एडवोकेट नहीं हूँ ऑन रिकॉर्ड। आई कैन नॉट गो एंड प्रैक्टिस इन द कोर्ट बिकॉज मैंने एडवोकेसी का लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। मैं एक लॉ फर्म है त्रिपक्षा, उसके साथ बड़ा क्लोजली अटैच्ड हूँ। हर तरह के मैटर्स करती है, बट मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट इसी तरह के मैटर्स में, उनको एडवाइजरी रोल है मेरा उसमें, लॉ फर्म में। ड्राफ्टिंग्स भी करता हूँ, लीगल रिसर्च करके भी देता हूँ, ये मेरा एडवाइजरी रोल है उसके अंदर। और हर तरह के मैटर्स लॉ फर्म करती है। मेरा इंटरेस्ट, जो मेरा एरिया है, मैं उसी में कन्फाइन रहता हूँ अपना। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल, अदरवाइज ऑल्सो डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे बच्चे को मेरे से अलग किया गया था और वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा होप नहीं मिली थी कि बच्चे की कस्टडी मुझे मिलेगी। डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे आते हैं, रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमे आते हैं, तो मेरा उसमें एडवाइजरी रोल है। सर सहोदर फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। सहोदर स्पोर्ट ग्रुप्स हैं, सहोदर फाउंडेशन नहीं है, नाम सहोदर स्पोर्ट ग्रुप है। ये एक NGO है, मेंस राइट की NGO है, जिसका काम है कि फ्री लीगल एडवाइस हम प्रोवाइड करते हैं टू पीपल हु आर अंडरगोइंग कोई भी जो मैन और वुमेन का डिस्प्यूट है, जिसके अंदर रेप, मोलेस्टेशन, अननेचुरल सेक्स, वोयरिज्म, स्टॉकिंग, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, 498A, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, इस तरह के मुद्दे जो मर्द फेस कर रहे हैं, उन्हें हम एडवाइस देते हैं। ये एडवाइस हम 3 तरह से देते हैं। एक हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जिसको हम फोकस स्पोर्ट्स ग्रुप कहते हैं। आपके मुकदमे के हिसाब से आपको एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है और आप वहाँ पे फ्री एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोनिकली आप फ्री एडवाइस ले सकते हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप कहें तो मैं नंबर बता देता हूँ, 9811850498। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और फ़ोन करके एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं 2। अभी ये दोनों मीटिंग्स दिल्ली में ही होती हैं, एक कनॉट प्लेस होती है और एक रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पार्क में होती है, सेक्टर 14 में, जिसके अंदर आप आकर फ्री एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्टिविज़म भी सहोदर स्पोर्ट ग्रुप करते हैं। बहुत से मेंस राइट ग्रुप्स धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करते रहते हैं विभिन्न समय पर, हम उसका पार्टिसिपेशन उसमें भी करते हैं। सहोदर स्पोर्ट ग्रुप जो है, एक जो मूवी बनाई इंडिया सन्स, उसके अंदर एज अ प्रोड्यूसर भी है। तो ये सब एक्टिविज़म, चिट्ठियाँ लिखना, MP से मिलना, MLA से मिलना, ये सब हम करते रहते हैं। इंडिया सन्स भी सर आपने बनाई थी? इंडिया सन्स मैंने प्रोड्यूस की थी, दीपिका ने इसे डायरेक्ट किया।
कुछ बताइए इंडिया सन्स के बारे में। इंडिया सन्स की स्टोरी भी ऐसी है। मेंस राइट से जब हम जुड़े थे तो उस समय एक निर्भया कांड हुआ था 2012 में या 2011 में हुआ था शायद। तो उस समय कानून के अंदर मूलचूल परिवर्तन किया गया, रेप के कानूनों में, बलात्कार के कानून के अंदर काफ़ी परिवर्तन किया गया। उससे पहले भी रेप के कानून का मिसयूज़ था और उसके बाद मिसयूज़ जो है गिगनेटिक प्रोपोर्शंस में पहुंच गया है, बहुत बढ़ गया है। एक स्त्री जो आपसे घृणा करती है या जो आपको पसंद नहीं करती है, अगर वो ये भी कह दे कि आज से 20 साल पहले आपने उसके साथ एक कृत्य किया था जिसमें उसकी सहमति नहीं थी, आपके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो ये कह दे कि कल परसों तरसों मैं फलानी जगह पे गई थी और इसने मुझे ज़बरदस्ती रेप किया, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो आई हो ना आई हो ये बात ही मायने नहीं रखती है। वो आपसे मिले हो ना मिले हो वो भी बात मायने नहीं रखती है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एफआईआर क्वैश करी है जिसमें जो डेट ऑफ इंसिडेंट है उस दिन लड़का विदेश में है, पर एफआईआर दर्ज होगी और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मुकदमा चल रहा है। कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। लड़की को खड़ा होकर ये कहना है जी फलाने दिन मेरे साथ रेप हुआ था, दैट इज सफिशिएंट। और आदमी 10 साल तक की जेल झेल सकता है, उसमें 20 साल भी हो सकती है, 10 साल मिनिमम। नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके अंदर बेल लेना कोई आसान नहीं है। तो इस दुरुपयोग के बारे में जब जानकारी फैली, दीपिका ने पहले भी एक मूवी बनाई थी, उसने डायरेक्ट करी थी मार्टियर्स ऑफ मैरिज, जो 498 पे थी। दीपिका एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो एक दिन ऐसी बातों बातों में उसने कहा कि मैं मूवी बनाना चाहती हूँ और आई एम लुकिंग फॉर सम पर्सन टू फाइनेंस इट। मैंने कहा आई कैन प्रोड्यूस इट एंड ऐसे ही हमने एक मूवी बनाई। इसमें अधिकतम काम जो है दीपिका ने किया है, बट हाँ देयर हैज बीन सपोर्ट। क्या गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है इन लॉज के रिगार्डिंग? मैं किस बात को समझना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट इस बारे में कोई स्टेप्स ले सकती है, ले रही है, नहीं, क्या ये ले सकती है। मैं अपने जीवन काल में पिछले 10-12 साल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 50 एमपीज़ और 20 से 25 एमएलए से मिल चुका हूँ। और इन एमपीज़ और एमएलएज में वो भी शामिल थे जो किसी ना किसी तरह या तो उनके निकट, उनके ऊपर, उनके परिवार में, उनके क्लोज एसोसिएशंस में एक ना एक बंदा इस तरह के कानून के दुरुपयोग से पीड़ित था। किसी एक इंसान ने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी एक इंसान ने प्राइवेट मीटिंग में ऐसा नहीं कहा कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होता है। पर क्या आप पार्लियामेंट में इस पे सवाल उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वुमेन लॉबी जो है, फेमिनिस्ट लॉबी जो है, वो अगेंस्ट हो जाएगी। एक कहीं कभी छोटा मोटा किसी का बयान आ जाता है तो हल्ला मच जाता है ट्विटर पर, हल्ला मच जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि ऐसा कैसे हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बार कह दिया था कि मुझे डर लगता है जब कोई स्त्री मेरे कमरे में अकेली आती है, तो उसे माइसोजाइनिस्ट और पता नहीं क्या क्या कितना जो है उस पर हल्ला हुआ। मुलायम सिंह यादव ने रेप कानून को बदलने का विरोध किया था, उसके बारे में बहुत हो हल्ला हो गया। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, मैं पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पे कुछ होना चाहिए, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, आप हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करो। वो कहते हैं ये प्राइवेटली, यस वी अंडरस्टैंड एंड वी विल सपोर्ट यू इन आवर पर्सनल कैपेसिटी, बट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ as a MP, as a MLA, as a IPS officer, as a IAS officer, I cannot give any support to you। और मेरे को लगता है ये
दिखाता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक्चुअली बड़ी वीक सोसाइटी है, जिससे कि इस तरह के कानूनों को दुरुपयोग करने, इस तरह का क्या और भी कानूनों का दुरुपयोग होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसका होता है, SC/ST एक्ट का बहुत दुरुपयोग है। पर क्योंकि हम एक मसले पे बात करते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा दूसरे मसलों पे ज़्यादा नहीं जानते। 107-51 का बहुत मिसयूज़ है, पुलिस पावर्स का बहुत मिसयूज़ है। मिसयूज़ तो हर जगह है, बट क्योंकि हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम उसके बारे में लेके जाते हैं, तो कोई इस मिसयूज़ को रोकना नहीं चाहता है। पुलिस मशीनरी ख़ास तौर पे देयर आर गुड पुलिस ऑफिसर्स आई नो, बट मोर और लेस द पुलिस ऑफिसर्स, फॉर अ पुलिस ऑफिसर इट इज़ अ प्लम पोस्टिंग कि आपका CAW सेल में पोस्टिंग हुई है। बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने प्राइवेटली ये बात एडमिट भी की है कि इसके लिए बहुत रिश्वतें दी जाती हैं, और जो मुकदमे आते हैं उसमें पुलिस अच्छी खासी सेटिंग करती है। रेप के मुकदमे में सेटिंग होती है पुलिस स्टेशंस के अंदर। जब रेप की कंप्लेंट आती है, लड़के को बुलाया जाता है, वहाँ पे बैठ के सेटिंग की जाती है। ऐसा हो गया है, उसमें पुलिस वाले का कट होता है। और ये मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है ये बात। तो मतलब अगले 10-15 सालों में कुछ नहीं हो सकता इन लॉज का, कुछ भी स्कोप नहीं है कि ये लॉज ठीक हो जाए, कुछ चेंज हो जाए? जैसे कि आप बता रहे हो पब्लिकली कोई भी कुछ नहीं करना चाहता, प्राइवेटली दे सपोर्ट, पब्लिकली दे वोंट। जिस हिसाब से इन कानूनों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था तो हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी ये नहीं कहता था कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ भी ऐसा हुआ। पर आज अगर आप सड़क पे निकल जाएं या अपने पड़ोस में 10 घर इधर और 10 घर इधर देख लें, तो कम से कम एक मुकदमा आपको मिल जाए। तो इस तरह से अगर मुकदमे बढ़ते रहे तो किसी ना किसी दिन समाज में एक जागृति होगी। जब हमने काम शुरू किया था तो बहुत कम लोग थे जो इस विषय में जानते थे, जो हमारी बातें सुनते थे, हमारी बातें समझते थे। पर आज मैं देखता हूँ कि हम चाहे प्राइवेटली ही सही, बहुत से लोग हमारी बात को मानते हैं, समझते हैं, एग्री करते हैं। हो सकता है आने वाले 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में लोग इस पर एक्शन भी लें। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि नया कानून में जब बदलाव आएगा, भारतीय न्याय संहिता जिसको अब कहा है, या मैं उसको पहले नया IPC कहते थे, कि जब ये आएगा तो इसके अंदर शायद 498 को कम से कम बेलेबल बना दिया जाएगा। बट अभी जो ड्राफ्ट आया उसमें इसको बेलेबल नहीं बनाया गया। इसके अलावा नए प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं विच आर अगेन प्रोन टू मिसयूज, कि प्रॉमिस टू मैरी या डिसीटफुल मीन से अगर आप स्त्री से संबंध बनाते हैं तो ये भी पनिशेबल है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यार मुझे तो बहुत मजा आया शोनी सर के साथ पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखने को मिला। 498 है, डाउरी, फॉल्स रेप केसेस और बहुत कुछ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला ही होगा। ये हमारा शोनी सर के साथ पार्ट 1 था। फॉर पार्ट 2 स्टे ट्यून गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पॉडकास्ट को शेयर करो। थैंक यू सो मच।